नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम 46 जो है पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 45 भाग आ चुके हैं, तो आई होप आपने वो सारे पार्ट्स को जो है देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। एग्जाम से पहले जो है ये टोटल 125 शिफ्ट हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 125 शिफ्ट आपको जो है देखनी बेहद ज़रूरी है, जिससे जो है आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कितनी जो है आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी और जो है आपकी होनी बाकी है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी इंपॉर्टेंट्स जो अपडेट है वो टेलीग्राम पर ही मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी रिसेंटली जो परसों की वीडियो थी, मैं जो कमेंट्स है वो देख रहा था। परसों की वीडियो में जो है एक कमेंट्स किया था एक बच्चे ने, उसका ये कह रहा था कि जो है ये जो हम पीडीएफ यहाँ पे करवा रहे हैं, जो इस वीडियो में वीडियो सीरीज के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है एग्जैक्ट आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था वो नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप गूगल पे लिखेंगे ना, गूगल पे जाके जो है आप लिख देना आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू, ठीक है। ऑल शिफ्ट लिख देना, तो ना आपका जो ऑफिशियल पेपर है ना वो आ जाएगा। या आप किसी भी टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा या किसी वेबसाइट पर चले जाना, नॉर्मली आपको जो है कहीं पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी की, ठीक है। कहीं पर भी मिल जाएगी और वहाँ से जो है डाउनलोड करके आप हमारी जो है पीडीएफ को मैच कर लेना। अगर कोई भी एक क्वेश्चन हमने अगर बाहर से लिया हुआ ना तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। वो एग्जैक्ट पीडीएफ हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि जो आरआरबी की आपका ये कहना था कि जो ऑफिशियल आरआरबी की ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था वो करवाया जाए। हमें कोई भी ऐसी आरआरबी की क्वेश्चन पेपर नहीं मिला जिसके अंदर किसी अदर चैनल का जो लोगो ना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको हम जो है यहाँ पे नहीं ला सकते थे। अगर हम यूट्यूब पे वो चीज़ करवाते तो जो है कॉपीराइट या फिर कॉपीराइट क्लेम आने का जो है खतरा बना रहता। इसीलिए सिर्फ आपके लिए जो है इस फ्रेश सभी 125 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर थे हमने जो है पैसे देकर जो है इनको टाइप करवाया है, ठीक है। तो पैसे देकर आपके लिए जो है यहाँ पे ये पीडीएफ बनवा के लेके आए हैं। तो ऐसी कोई घबराने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए हैं, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करें। फिर भी अगर आपको लगता है, वैसे वहम का तो कोई इलाज होता नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप भाई कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं, बट इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, क्या कहा गया है, आईपीएल 2020 की यहाँ पे बात हुई है। तो आईपीएल से याद आया, अभी जो कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है और आईपीएल जो है 2025 शुरू हो चुका है, ठीक है। आईपीएल 2025 की जो है शुरुआत हो चुकी है। और ये कब से शुरुआत हुआ है, 22 मार्च से शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। 22 मार्च से आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई है और ये कब तक चलेगा, 25 मई तक चलेगा ये, ठीक है। 25 मई को जो है फाइनल मैच इसका खेला जाएगा। ये 2020 की बात हुई है, इसीलिए मैं जो है इस क्वेश्चन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। इतना पीछे का जो है करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। जब ये एग्जाम हुआ था 20 में, वहीं का जो है ये आईपीएल का क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो आईपीएल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आईपीएल 2025 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब से कब तक स्टार्ट हुआ, 22 मार्च से 25 मई के बीच में जो है ये आईपीएल 2025 करवाया गया है। कौन सा एडिशन है, तो 18वां एडिशन है, यानी कि 18वां संस्करण है, ठीक है। 18वां संस्करण है। और आईपीएल की जो है शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2008 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई थी, 2008 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसने जो है इसकी स्थापना की थी, बीसीसीआई ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इतनी जानकारी जो है आईपीएल से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, 2020 का
करने के लिए, ठीक है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है इसको जरूर आप रिमेंबर करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जब भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात आए तो आपको ब्राजील का रियो डी जेनेरियो याद आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये रियो डी जेनेरियो में जो है करवाया गया था, ठीक है। और इससे ये भी आप याद रखेंगे आईपीएल 2024 वाला भी याद रखना आप, ठीक है। आईपीएल 2024 वाला क्यों याद रखेंगे कि इसका विनर और जो है रनर अप वाली जो है टीम याद रखेंगे। विनर कौन रहा था, विनर केकेआर रहा था, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर रहा था और इन्होंने जो है किसको हराया था, केकेआर ने जो है किसको हराया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। केकेआर वर्सेस कौन सा जो है फाइनल मैच खेला गया था आईपीएल 2024 में, जीता किसने था, विनर कौन रहे थे, विनर रहे थे केकेआर, ठीक है। ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोहानिसबर्ग हो जाएगा ये अंतिम सम्मेलन, ठीक है। बी नहीं होएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील से जो है इसकी शुरुआत हुई थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि पर्यावरण की जो है शुरुआत हुई थी। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था ना, इसको जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है ये आयोजित किया गया था, ठीक है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे, तो इसका यही आएगा, ठीक है। जोहानिसबर्ग नहीं आएगा, रियो डी जेनेरियो ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1992 के अंदर ये जो है कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। 1992 में जो है इसको कंडक्ट करवाया गया था। और इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे, और जो हमारा पर्यावरण दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को जो है प्रतिवर्ष इसका जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1972 से, ठीक है। 1972 से जो है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई। तो कौन सी इनमें से जो क्रांतिकारी पत्रिका है जो कि विदेश में प्रकाशित नहीं हुई, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। युगांतर जो है ये विदेश में प्रकाशित नहीं हुई, बाकी तलवार, फ्री हिंदुस्तान और इंडियन सोशलिस्ट जो है ये विदेशों में भी प्रकाशित हुई थी। युगांतर पत्रिका एक बंगाली पत्रिका थी, ये आप याद रखेंगे। कौन सी पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका थी, ठीक है। बंगाली पत्रिका थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बंगाली से याद आपको पता चल ही गया होगा, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी, बरिंदर कुमार घोष, ठीक है। बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है इन तीनों ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद हम चलते हैं तलवार के ऊपर, ठीक है। तलवार समाचार पत्र क्या था, तो तलवार पत्रिका की शुरुआत जो है बर्लिन में इसकी शुरुआत हुई थी। बर्लिन में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, तलवार जो पत्रिका थी ना इसकी शुरुआत बर्लिन में हुई थी। और किसने की थी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है तलवार की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फ्री हिंदुस्तान के ऊपर। तो फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र की जो शुरुआत है तारक नाथ दास ने की थी। तारक नाथ दास, तो ये तारक नाथ वो नहीं है तारक मेहता उल्टा चश्मा वाला तारक, ये तारक नाथ दास जी थे जिन्होंने अप्रैल 1908 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अप्रैल 1908 के अंदर। और कहाँ से शुरुआत की थी, वैंकूवर से जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, वैंकूवर।
देखिए वैंकूवर से पता चल रहा है ना, विदेशी समाचार पत्र था, विदेशों में भी प्रकाशित होता था। ये बर्लिन, बर्लिन से जो है ये भी विदेशों में प्रकाशित होता था। युगांतर जो है ये बंगाली समाचार पत्र था, कोलकाता से जो है 1906 में निकाला गया था बारिंदर कुमार घोष के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इंडियन सोशलियोजिस्ट नामक समाचार पत्र। इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, ठीक है, 1905 में। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ये इतने जो बाकी जो समाचार पत्र हैं इनके बारे में भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आप सभी जानते हैं अकबर ने बनाया था। अकबर ने बनवाया था, तो कहां पर बनाया था? फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाया था, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और कब बनवाया था? तो 1575 ईस्वी में जो है इसको बनवाया था। 1575 ईस्वी में क्या बनाया था? गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, गुजरात के उपलक्ष्य में जो है 1575 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में ये अवस्थित है, ठीक है। ये भी आप जानकारी याद रखेंगे। बाकी अकबर के बारे में आप सभी जानते हैं, 1542 में जो है उमरकोट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, उमरकोट के अंदर, उमरकोट पाकिस्तान में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो इनका शासनकाल है कब से कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल जो है 1556 से 1605 तक रहा था, ठीक है। 1556 में जो है ये 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, और जो है इनकी मृत्यु तक ये गद्दी पर रहे थे। 1605 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है ये जानकारी भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। और जो है इनके संरक्षक कौन थे? संरक्षक, तो इनके संरक्षक थे बैरम खां, बैरम खां, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एटीएम, ठीक है। एटीएम यानी कि एटीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को जो है दिया जाता है? तो कौन से ये भारत में जन्मे व्यक्ति थे जिनको जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन का जो है आविष्कार का श्रेय जो है दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जॉन शेफर्ड बैरन। इनके द्वारा जो है एटीएम टेलर मशीन का जो है आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था ये भी जो है आप याद रखेंगे। पहला एटीएम जो है जून 1967, पहला एटीएम 1967 में खोला गया था। कहां पर खोला गया था? लंदन में खोला गया था, ठीक है, लंदन में खोला गया था। और भारत में पहला एटीएम कब खोला गया था? तो भारत में पहला एटीएम, ये भी याद रखना, भारत में पहला एटीएम खोला गया था 1987 में, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, 1987 में ये खोला गया था, ठीक है। और मुंबई में स्थापित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो ये कीनोट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के पैकेज का हिस्सा नहीं है। बाकी आउटलुक, वन नोट और एक्सेल ये तीनों ही जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के जो है पैकेज हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नाम पूछा गया है भाई, ठीक है। साइंटिफिक नेम पूछा गया है, किसका नेम पूछा गया है? ब्रेसिका
कंपेस्ट्रिस का जो है पौधे का वनस्पति का नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों के पौधे का जो है वानस्पतिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कॉम्प्रेट्रिस। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो पा रही, आप देख लेना। ठीक है, सरसों के पौधे का साइंटिफिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका। ठीक है, उसके बाद मक्का बच गया, तो मक्के को भी देख लेते हैं। मक्के का क्यों छोड़ा, मक्के का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, जियामेज हो जाएगा। ठीक है, जियामेज साइंटिफिक नेम हो जाएगा मक्के का। उसके बाद बात करें हम सामान्य गेहूं की, तो सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम हो जाएगा टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, ये गेहूं का साइंटिफिक नाम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है आप याद रखेंगे। सरसों का जो है आपको पता चल ही गया, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस जो है ये सरसों का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो अनुसूचित भाषा का जो दर्जा है वो किस लैंग्वेज को जो है प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गढ़वाली जो लैंग्वेज है ना। वैसे गढ़वाली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है, उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड राज्य में बोली जाती है। जिला जाला छोड़ दो भाई आप। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है बोली जाती है ये जो है गढ़वाली लैंग्वेज। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। राइट ऑप्शन तो आपको पता चल गया, जो गढ़वाली लैंग्वेज है इसको अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो कितनी जो है भाषाएं अनुसूचित जाति का दर्जा जो है प्राप्त है, तो आप याद रखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूची कौन सी हो जाएगी, अनुसूची हो जाएगी 8वीं। कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, 22 भाषाओं को जो है भाषाएं, तो 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित जाति का जो है दर्जा दिया गया है। और इनके अंदर जो है कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल है मैं बोल के बता देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा। असमिया हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, और भी बच गई, 3-4 और बच गई होंगी। ठीक है, तो इतनी लैंग्वेजेस को जो है 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा काफ़ी सारे अच्छे काम किए गए थे और काफ़ी सारे जो है आश्रमों का जो है निर्माण किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पवनार आश्रम है ना ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो कौन कौन से शुरू किए गए थे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनिक्स सेटलमेंट की। यहाँ पे नहीं है ना फिनिक्स सेटलमेंट, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फिनिक्स सेटलमेंट। ठीक है, एक ये फिनिक्स सेटलमेंट की जो है शुरुआत की गई थी, मतलब ये एक आश्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ पर अवस्थित है, डरबन में ये अवस्थित है। ठीक है, डरबन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में ये शहर है डरबन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम टोलस्टॉय फोम। टोलस्टॉय फोम यहाँ पे लिखा हुआ है। टोलस्टॉय फोम की जो है शुरुआत कब हुई थी, 1910 में हुई थी, यानी कि 1910 में हुई थी। और 1910 में ये कहाँ पर हुई थी, जोहानिसबर्ग में हुई थी। ठीक है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम सेवाग्राम की। सेवाग्राम ये रहा ऊपर सेवाग्राम। सेवाग्राम की स्थापना कब हुई, ये 1936 में हुई। ठीक है, 1936 में कहाँ पर हुई, वर्धा में हुई। ठीक है, ये हुई वर्धा के अंदर। उसके बाद हम बात करें साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ये कब हुई, 1915 में हुई, 1915 में हुई। और 1915 में ही भारत आए थे महात्मा गांधी। ठीक है, 1915 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है,
अहमदाबाद में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद सेवाग्राम मैंने बता दिया है। तो इतने सारे आश्रम जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। इनके जो है ईयर मैंने बता दिए और कहाँ कहाँ पे इनकी जो लोकेशन है वो भी मैंने बता दी। महात्मा गांधी के बारे में जो है डिटेल्ड चीज़ जो है मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो प्रीवियस वीडियो जो है आपको देखनी बेहद जरूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सा नहीं हो जाएगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू और मिंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो टैली जो है, टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि आपको जो अकाउंटिंग वगैरह होती है ना, अकाउंटिंग वगैरह का जो समस्या होती है वो सारी जो है आपको टैली के अंदर करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर टाइप में है टैली, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। तो कौन सी प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से जो है लुप्त प्राय हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयल भी आपको देखने को मिलती है, मोर भी वर्तमान में आपको देखने को मिलता है, कौवा भी जो है आपको वर्तमान में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो लुप्त प्राय, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ये जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती है ना, इनको, इनका जो डाटा है वो किस बुक में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक की शुरुआत जो है कब, कहाँ हुई थी, रूस के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। रूस में 1979 में जो है इसकी प्रकाशित किया गया था रेड डाटा बुक को। और IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ये, इसके अंतर्गत ये आता है IUCN, ठीक है। IUCN की लिस्ट है ये, IUCN की लिस्ट हो जाएगी रेड डाटा बुक। और रूस के अंदर 1979 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी। तो केरल राज्य में बनी थी। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिस्ट सरकार जो है बनी थी ये केरल के अंदर बनी थी। और कब बनी थी, तो ये 1957 में बनी थी, ठीक है। 1957 में बनी थी जो कम्युनिस्ट सरकार है सर्वप्रथम भारत में। और किस राज्य में बनी थी, केरल राज्य में जो है ये बनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है सार्क का विस्तृत रूप क्या है। तो सार्क की जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। सार्क की जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साउथ एशियन अफ्रीकन नहीं होएगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं होएगा, अमेरिका नहीं होएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सार्क की। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी जो है स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की जो है राजधानी हो जाएगी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी। और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेपाल में जो है इसका सचिवालय हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी सार्क की, तो सार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। दक्षिणी एशियाई ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कल भी हमने डिस्कस किया था, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 14 का। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो आर्द्रता जो है हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जिम बैंक की यहाँ पे बात की गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, एग्जिम। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ
इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, 1982 में की गई थी। एक्सिम बैंक की जो स्थापना है 1982 में की गई थी। अधिनियम कौन सा था, 1981 था। ठीक है, अधिनियम 1981। जैसे आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, 1 मिनट बता देता हूँ। अधिनियम कौन सा था, 1981 था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। जैसे कि आरबीआई की स्थापना हुई थी ना 1935 में, अधिनियम कौन सा था, 1934 था। ऐसे ही एक्सिम बैंक की आपको याद रखनी है, स्थापना 1982 में हुई थी, लेकिन अधिनियम कौन सा था, 1981 था। और स्थापना कहाँ पर हुई है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि जो साइंटिफिक जो साइन है वो पूछा गया है लेड का। तो लेड का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पीबी है ना, ये लेड का रासायनिक रूप है। ठीक है, लेड का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद एमएन की बात करूँ तो ये किसका है, तो ये हो जाएगा मैंगनीज का। ठीक है, ये मैंगनीज एमएन जो है मैंगनीज का जो है रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। एफई की बात करूं तो एफई किसका हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा। और जेड की आप सभी जानते हैं जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक, जिंक का रासायनिक प्रतीक जो है वो हो जाएगा जेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये जो प्रख्यात नृत्यांगना है जिनका नाम है प्रतिभा प्रहलाद, ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम नृत्य शैली से जो है संबंध रखती हैं प्रतिभा प्रहलाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो है क्रांतिकारी वो अनुशीलन संबंधी समिति से जो है संबंध नहीं रखता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं ये अनुशीलन समिति से जो है संबंध नहीं रखते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना देख लेते हैं। अनुशीलन, ठीक है, अनुशीलन समिति की जो स्थापना है कब हुई थी, 24 मार्च 1902 को। 24 मार्च 1902 को हुई थी। किसने की थी, परमथनाथ मित्र ने की थी। ठीक है, प्रथमनाथ मित्र होगा। मित्रा के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अभी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मैंने बताया, कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा, यानी कि हेडक्वार्टर। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई थी 1935 में। अधिनियम कौन सा था, अधिनियम 1934 था। ठीक है, अधिनियम 1934 था। जो जब इसकी स्थापना हुई 1935 में, तो कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में जो है इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता। ठीक है, लेकिन 1937 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पर, मुंबई में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और जो पहले भारतीय कौन थे इसके गवर्नर, सीडी देशमुख। ठीक है, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इन जानकारियों को भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ये 2020 वाला आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम अभी की करंट जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर ध्यान देंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेबी। ठीक है, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है हिंदी में इसको बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेबी की। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, सेबी की जो स्थापना है
12 अप्रैल 1988 को गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में जो है 30 जनवरी 1992 को जो है सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। दोनों डेट जो है आपको याद रखनी है, दोनों डेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं। स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को जो है गैर सांविधिक निकाय के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसको जो है मान्यता कब मिली? तो इसको जो है 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है वैधानिक दर्जा मिला था। 1992 में वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, दोनों डेट याद रखना। वैसे तो ये डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी 12 अप्रैल 1988 वाली, आपको यही डेट जो है देखने को मिलेगी 1992 वाली। आप कभी फाइंड करेंगे ना गूगल पर कि सेबी की स्थापना कब मिलेगी, कब हुई, तो 1992 ही आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो है इसको वैधानिक यानी कि जो है मान्यता मिली थी, वैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अभी लेटेस्ट जो है इसके हमारा सेबी है, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हुए हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले, इसीलिए मुझे याद है। तो आपको यही याद रखना है, वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया? 2020 का अध्यक्ष पूछा गया था, तो आपसे जो है 2025 के जो है अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2025 के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ये चीज जो है आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो 2006 में से जो है ये चार नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कौन सी योजना जो है 2006 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करूं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है, जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? ये 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये किसने लिखा था? तो ये विशाखा दत्त जी के द्वारा जो है लिखा गया था। कालिदास की भी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी पूछी जाती है। कालिदास की जो रचनाएं कौन कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, ठीक है, मालविका अग्निमित्र हो गई, ठीक है, मेघदूत हो गई, ऋतुसंहार हो गई, कुमार संभवम हो गई, ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं। फिलहाल मुद्रा राक्षस आप याद रखेंगे विशाखा दत्त के द्वारा जो है लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या कहा गया? भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी है वो कौन सी बहती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा जो नदी है ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आइए मैं इन और जो नदियां हैं इनके बारे में भी बता देता हूं। तुंगभद्रा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होती है? तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से कर्नाटक में जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ से होता है? तो कर्नाटक में जो है चिकमंगलूर जिले के वराह पर्वत से। ठीक है, वराह पर्वत में गंगामूला से जो है ये निकलती है। ठीक है, गंगामूला से निकलती है। उसके बाद चलते हैं गोदावरी पर। गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गोदावरी को बोला जाता है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के
त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र के जो है त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। उसके बाद बात करें हम नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश का एक अनूपपुर जिला है, वहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से होता है, ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक में नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद महानदी, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है? तो महानदी का छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला है, वहां में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 2016 में जो है ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री बनी थी, मतलब दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये कौन सी थी? तो ये थेरेसा मे थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सभी जानते हैं सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो भारतीय जो है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। और इनका जो शासनकाल था कब से कब तक था? 1951-52 से लेके 1951-52 से लेकर कब से कब तक रहे हैं? ये 1957 तक रहे हैं, ठीक है, 1957 तक ये पद पर रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ और जानकारी जो है मैं आपको भारत चुनाव आयोग के बारे में बता देता हूं, ठीक है। भारत चुनाव आयोग गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात करूं तो 324 से 329 के बीच में है, ठीक है, 324 से 329 के बीच में अनुच्छेद इसके दिए गए, ठीक है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको हटाने के लिए संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव होता है। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए। और जो नॉर्मल चुनाव आयुक्त होता है उसको हटाने के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसको सिफारिश करनी पड़ती है, ठीक है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरक्षित होता है? तो किस दिशा में जो है ये संरक्षित रहता है? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में जो है संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रीना जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? तो एशियाई मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा राना टिग्रीना। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने वाली घटना को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने वाली जो घटना हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो थेम्स बहती है। तो गंगा जो लंदन की पवित्र नदी है वो भी थेम्स हो जाएगा, ठीक है। गंगा माफ कीजिएगा, जैसे हमारी पवित्र नदी गंगा है ना, वैसे ही जो लंदन की पवित्र नदी है वो थेम्स हो जाएगा और लंदन से होकर
बहती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा के अंदर ये अवस्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय जो है इसका हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। ठीक है, ये भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यूरोप का व्यस्तम समुद्री जो बंदरगाह है वो हो जाएगा रॉटरडम, जो है व्यस्त समुद्री बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? 32 में क्या कहा गया? वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उस सिस्टम की यहाँ पे बात की गई है जो आईपी एड्रेस होता है ना कंप्यूटर का, आसानी से उसको याद रख सकता है और याद रख सकने वाले जो है प्रारूप में परिवर्तित यानी कन्वर्ट कर देती है, उसको डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है, यानी कि डीएनएस बोला जाता है। ठीक है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 में क्या कहा गया? डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ये अस्त्र जो है ये हवा से हवा में वार करने में जो है सक्षम मिसाइल है, जिसको बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में कहा गया भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया को जो है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। और पिंगली वेंकैया ने कब इसको डिजाइन किया था? 1921 में किया था। ठीक है, 1921 में जो है इसको डिजाइन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो सवाना घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है। फन नहीं होएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फन है ना, ये एक घास का मैदान नहीं है। आइए जान लेते हैं सवाना जो है ये कहाँ पर मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डाउन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, डाउन्स की, डाउन्स के घास कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, डाउन्स घास कहीं पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पंपास की। पंपास घास कहां पर मिलती है? तो ये दक्षिण अमेरिका के जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर, यानी कि दक्षिण अमेरिका के अंदर। पंपास की भी बात होगी। उसके बाद हम बात करें प्रेरी को देख लेते हैं। प्रेरी घास कहाँ पर मिलता है? तो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर मिलता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद हम बात करें सवाना, सवाना कहाँ पर मिलता है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, मोस्टली अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, सवाना कहाँ पर मिलता है? तो ये सवाना मिलता है अफ्रीका के अंदर। सेलवास की बात करें तो सेलवास कहाँ पर मिलता है? सेलवास यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलवास। जो सेलवास है ये कहाँ पर मिलता है? तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर मिलता है, दक्षिण अमेरिका। स्टेपी की बात करूँ तो स्टेपीज जो है ये कहाँ पर मिलता है? यूरोप के अंदर में मिलता है ये। ठीक है, यूरोप के अंदर। तो ये सारे घासों के जो लोकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, सभी को आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो कौन सा बंदरगाह जो है भारत के
पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। वैसे तो ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट पर जो है कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित है। कोलकाता बंदरगाह हो गया, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह हो गया। हल्दिया बंदरगाह हो गया, हल्दिया बंदरगाह हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, पारदीप बंदरगाह हो गया, पारदीप बंदरगाह हो गया। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह हो गया। और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया, और रह गया चेन्नई बंदरगाह हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नोर हो गया, ठीक है, एन्नोर हो गया। और कौन सा रह गया, और तूतीकोरिन हो गया, तूतीकोरिन, ठीक है, कोरिन। फिलहाल इतनी इतने ही याद आ रहे हैं, तो इतने ही आप याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से अवस्थित है बंदरगाह, तो पश्चिमी तट को भी देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर हो जाएगा भाई दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, पश्चिमी तट पर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया। और कौन सा हो गया, मरमू गोवा हो गया, मरमू गोवा। और हो जाएगा न्यू मैंगलोर हो जाएगा, ठीक है, न्यू मैंगलोर हो गया। और एक और याद रखना, कोचीन बंदरगाह, ठीक है, कोचीन बंदरगाह। तो ये पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों के मैंने जो है इंपॉर्टेंट्स बंदरगाह आपको यहाँ पे बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, दिसंबर 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में बोला गया अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है आरंभ किया था। तो किसने किया था, तो भाई ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल नामक समाचार पत्र निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1912 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1912 में जो है शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था, कोलकाता से शुरू किया गया था। ये भी जो है आप याद रखेंगे। 39 को देख लेते हैं। 39 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा जो है ज्वालामुखी नहीं हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये माउंट एटना ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है। आप मुझे ये बताना, ये जो माउंट ब्लैंक है ये क्या है, क्या ये पर्वत है, क्या ये पठार है, क्या ये नदी है। ज्वालामुखी तो है ही नहीं, ये तो पता चल ही गया, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये जो माउंट ब्लैक है ना, ये पर्वत है, पठार है, क्या है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था। तो ये CMS-1 था। और इसरो की जो स्थापना है वो किसने की थी, इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी, ठीक है, विक्रम साराभाई ने की थी। कब की थी, 15 अगस्त 1969 को स्थापना की थी। और विक्रम साराभाई को भारत का अंतरिक्ष का जनक बोला जाता है, ठीक है, भारत का अंतरिक्ष जनक जो है किसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे जो आपने देखे। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। मैं हमेशा एक ही बात आपको बोलता हूँ, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जो है लाइक और शेयर करना है दबा के। यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है, लाइक और
शेयर, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।